नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए भाई, मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का एक प्यारी सी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सभी लोग जल्दी जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लेंगे और बढ़िया तरीके से इस क्लास को देखेंगे। तो मेरे प्यारे साथी, अब तक हम लोग 60 यानी 60 क्वेश्चंस जो है एडवर्ब चैप्टर पे बेस्ड कर चुके हैं। अब आगे के कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जो कि एरर पे ही बेस्ड हैं, तो वो हम आज की क्लास में कर लेंगे और सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले जो क्वेश्चन हैं वो हम अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है भाई? तो बिना किसी टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 61 नंबर। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसमें क्या गलती है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहे व्हेन यू आर अंडर साइनिफिकेंट स्ट्रेस इट इज हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स एंड न्यूसेंस। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा ये व्हेन कंजंक्शन है, तो ये कंजंक्शन के साथ वाली क्लाउज है यहाँ तक। फिर इसके बाद ये आपको एक क्लाउज और देखिए, यानी कि क्वेश्चन जो है वो दो क्लाउजेज में बटा हुआ है। पर अब आप चीजें चेक करो छोटी छोटी। व्हेन कंजंक्शन है, यू आपका सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था यू के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है या फिर हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, तो यू के साथ आर आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। आगे आ जाओ, देखोगे अंडर साइनिफिकेंट स्ट्रेस, तो यहां पे देखोगे अंडर वैसे प्रापो होती है और स्ट्रेस नाउन है आपका। साइनिफिकेंट जो वर्ड दे रखा है वो एडजेक्टिव है, बिल्कुल ठीक है। यानी यहां तक कोई गड़बड़ नहीं है। आगे देखो, करे इट इज हार्डली टू प्रोसेस डिटेल एंड न्यूसेंस। इट इज व्हाट? तो आपको बताना है कि ये जो साइनिफिकेंट स्ट्रेस है इसमें क्या होता है भाई। प्रोसेस करना डिटेल्स एंड न्यूएंसेस को, वो एकदम बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथी, हमें यहाँ पे कठिन के सेंस में मीनिंग चाहिए। पर आप मुझे बताओ, क्या मैंने आपको ये चीज़ नहीं सिखाई है कि भैया हार्ड वर्सेस हार्डली में डिफरेंस होता है? मीनिंग में डिफरेंस बताया ना हार्ड वर्सेस हार्डली के। तो मैंने क्या कहा था भाई, जब आपको कठिन के सेंस में मीनिंग चाहिए हो, कठोर के सेंस में मीनिंग चाहिए हो, तो उस केस में चाहे आपको एडजेक्टिव की जरूरत पड़े, चाहे आपको एडवर्ब की जरूरत पड़े, आप हर हार में क्या लगाएंगे? हार्ड लगाएंगे। पर यहां पर तो भैया हार्डली लगा रखा है, तो ये क्या गलत हो गया? जी बिल्कुल गलत हो गया। क्योंकि हार्डली जो होता है, मैंने आपको बताया था, ये एक निगेटिव एडवर्ब होती है। क्या होती है? निगेटिव एडवर्ब। और इसका मीनिंग किस सेंस में आता है भाई? न के बराबर। यानी ना के बराबर अगर कोई चीज होती है तो उसका मीनिंग ये करता है भाई। तो बात तो गलत हो गई, हमें ये मीनिंग थोड़ी ना चाहिए, हमें तो कठिन का मीनिंग चाहिए, टफ का मीनिंग चाहिए। तो हमें हार्डली नहीं, हार्ड लगाना पड़ेगा। किस पार्ट में गड़बड़ है भाई? ए वाले पार्ट में। ये देखो, ठीक है। तो आसानी से कर सकते थे, बस केवल हार्डली और हार्ड में अगर आपको डिफरेंस पता होता तो क्वेश्चन आराम से कर देते। नेक्स्ट आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 62 है, इसको पढ़ो भाई। ठीक है, टाइम देंगे आपको 5 सेकेंड, आराम से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा द जूट प्लांट इज यूजुअली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट द फ्लोरिंग स्टेज। तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, द जूट प्लांट आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, इज लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने फिर कहा था कि इज, आर, एम, वॉज, बर, ये बी की फॉर्म्स होती हैं। और बी की फॉर्म के बाद मैंने आपसे कहा था या तो थर्ड फॉर्म आएगी या आईएनजी वाली आएगी। जरा देखकर बताओ कौन सी लगा रखी है? थर्ड फॉर्म। तो आप एक बात बताओ, जो जूट प्लांट होते हैं, यानी कोई भी फसल होती है, अगर उसको कोई, मतलब वो खुद से हार्वेस्ट थोड़ी ना हो जाएगी, उसको हार्वेस्ट करेगा कौन? फार्मर, यानी कि किसान। तो किसान उसको हार्वेस्ट करेगा ना, तो किसी के द्वारा हार्वेस्ट किया जाएगा, मतलब सब्जेक्ट खुद से काम नहीं कर रहा, सब्जेक्ट पर काम हो रहा है। तो पैसिव सेंस बनेगी, यानी कि इज के साथ में यहां जो थर्ड फॉर्म लगा रखी है ये बिल्कुल ठीक है। तो गड़बड़ कहां है भैया जी? गड़बड़ देखो ये है, हार्वेस्टेड क्या है आपकी? तो आप कहेंगे भैया वर्ब है। हार्वेस्टेड क्या है? वर्ब है। और जब ये वर्ब है तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताने के लिए एडवर्ब आएगी, एडवर्ब। लेकिन एग्जामिनर ने क्या लगा के दिया? एडजेक्टिव। तो यही तो गड़बड़ करता है। अब हमें चाहिए यहां पे एडवर्ब, लेकिन एग्जामिनर ने लगा के दे दिया एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाते हैं? बहुत अच्छे से बनाना सिखाया है कि भैया कुछ मत करो, उस एडजेक्टिव के अंदर एल वाई लगा दो। तो एल वाई लगा दोगे तो काम ठीक हो जाएगा, यानी यूजुअल नहीं आएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा? यूजुअली। ठीक है, ये हो जाएगा बस। ठीक है, किस पार्ट में गड़बड़ है भाई? बी वाले पार्ट में।
ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 63 है, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे इन मैनी प्लेसेस रिस्टोरिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन बी एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। ये एमटीएस का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन में देखो, इन मैनी प्लेसेस, ये अपने आप में एक फ्रेज दे रखी है, ठीक है भैया। आगे देखेंगे, रिस्टोरिंग, रिस्टोरिंग व्हाट, मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो ये है रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग यहाँ पे जीरंड है, रिस्टोरिंग व्हाट, मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो ये आपका जीरंड का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का काम नाउन प्रोनाउन करते हैं। तो यानी कि रिस्टोरिंग के लिए ये जो चीज दे रखी है ना, मैनग्रोव फॉरेस्ट, इसको मेन सब्जेक्ट मत मानना, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी जीरंड के बारे में इंफॉर्मेशन की तरीके से एक प्रकार से। तो जीरंड का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो अगर वर्ब लगाने की जरूरत पड़ी तो वो इस रिस्टोरिंग के अकॉर्डिंग लगाओगे। और जितने भी जीरंड वाले जो आप बनाते हो ना, जीरंड जो बनाते हो, वो सारी सिंगुलर ही होती हैं। तो अगर कभी वर्ब में कंफ्यूजन हो कि सिंगुलर लगाएं तो प्लूरल लगाएं, तो सिंगुलर ही लगाना उसके साथ। तो अब यहाँ पर तो मॉडल वर्ब दे रखी है, तो कोई फर्क ही नहीं है। तो कैन दे रखा है, कैन मॉडल वर्ब है, इसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए। तो देखो ये लगा रखी है बी, यानी यहाँ पर भी ठीक है। लेकिन आगे जब आप देखोगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। कैसे भैया? देखो, स्ट्रैटेजी वर्ड क्या है आपका? नाउन है। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या आता है? एडजेक्टिव आता है भैया। एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करना हो तो क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। लेकिन आप मुझे देखकर बताओ, क्या एडजेक्टिव लगाया है? ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, इसको मॉडिफाई करने के लिए मुझे एडवर्ब चाहिए, पर एग्जामिनर ने क्या लगा के दिया? फिर से एडजेक्टिव। तो एक्सट्रीम नहीं आएगा, ये गलती है यहाँ पे। एक्सट्रीम नहीं आएगा, एक्सट्रीमली आएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसमें एल बाई ऐड कर दो, आपका काम ठीक हो जाएगा। डी वाले पार्ट में आंसर है, ठीक है ना? क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए क्या आती है? एडवर्ब आती है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64, इसका आंसर कीजिए भाई। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे यंग साइंटिस्ट हैव फ्रेश आइडियाज, दे आर एम्बिशियस एंड हाईली प्रोडक्टिव। अब क्वेश्चन में जरा मुझे देखकर बताइएगा कि क्या आप यहाँ पे करने वाले हैं। ये भी एमटीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है, बस केवल आपको हाई वर्सेस हाईली के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी थी वो अगर आपको यहाँ पे पता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। कैसे भैया जी? तो हमने आपको बताया था कि आपका जो हाई होता है, ये वर्ड आपका एडजेक्टिव भी होता है और यही वर्ड आपका एडवर्ब भी होता है, दोनों के लिए काम करता है। और हाईली वर्ड भी आपका होता है और ये केवल केवल एडवर्ब का काम करता है, ये हमने आपको बताया था। अब आपके दिमाग में तुरंत आया कि भैया जी हमें कैसे पता चलेगा कहाँ हाई लगाना है कहाँ हाईली लगाना है? तो मैंने कहा था जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको उसके मीनिंग से पता चल जाएगा। अब मैंने आपको बताया था इन दोनों का मीनिंग। मैंने कहा था हाई का मीनिंग जब भी आएगा तो ये ऊंचे के सेंस में आएगा या बड़े के सेंस में आएगा, जब कोई बड़ा एम होगा या कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ होगी तो उस सेंस में ये आएगा। और जो हाईली होता है ये मेरे प्यारे साथी मोस्ट इंपॉर्टेंट की सेंस रखता है, यानी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, उस सेंस में हाईली वर्ड यूज़ किया जाता है एज एन एडवर्ब। समझ में आई? तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो जरा आप मुझे देखकर बताइए क्या यहाँ पे ऐसा कुछ सेंस बन रहा है? क्वेश्चन देखो, कह रहा है यंग साइंटिस्ट हैव फ्रेश आइडियाज, यानी जो आपके जो अभी जवान जो वैज्ञानिक हैं उनके पास बहुत सारे फ्रेश आइडियाज़ हैं, क्योंकि वो कौन है? एम्बिशियस है। एम्बिशियस का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति इच्छा रखने वाला, ठीक है, किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखने वाला जो होता है उसे एम्बिशियस बोलते हैं। अच्छा, तो अब अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी, एंड हाईली प्रोडक्टिव नहीं होगा, हाईली नहीं, हाई प्रोडक्टिव। हाई प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि जब भाई वो एम्बिशियस हैं तो वो प्रोडक्टिव भी ज़्यादा हैं, क्योंकि वो मतलब चीज़ों में रिजल्ट अच्छे से निकाल के ले आएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे नए आइडियाज़ हैं। तो हाईली प्रोडक्टिव नहीं, हाई प्रोडक्टिव बोलना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो कहाँ गड़बड़ है इसमें? ये रही गड़बड़ आपकी फर्स्ट वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट में गड़बड़ है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 65, आंसर कीजिए इसका। ये एसएससी एग्जाम्स 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, कह रहा है रूपक विजिट्स हिज मदर रेगुलर। तो क्वेश्चन में रूपक आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ऐसे आईएस वाली वर्ब लगा रखी है, सिंगुलर होती है, बिल्कुल ठीक है। किससे विजिट किया भैया? माता जी से, तो हिज मदर लिख रखा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ये चीज नोटिस करो,
चलिए देखिए जरा यहाँ पे, तो मैंने कहा रूपक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी, लगा रखी है। किससे विजिट किया भैया? अपनी माता से विजिट करता है, मम्मी जी से विजिट करता है, तो हिज मदर यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चीज गड़बड़ है वो ये है कि मेरे प्यारे साथी ये विजिट क्या है? आपकी वर्ब। और मैंने कहा था कि वर्ब के बारे में कभी इंफॉर्मेशन देनी होती है तो वो वर्ड आपका क्या होना चाहिए? एडवर्ब होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे एडवर्ब लगा रखी है? नहीं लगा रखी। नहीं लगा रखी मतलब बात गलत हो गई, क्योंकि रेगुलर जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार एडजेक्टिव है। हमें क्या चाहिए था? एडवर्ब चाहिए था। तो एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना बता रखा है ना, तो कैसे बनाते हैं? एल बाई लगा के। तो रेगुलर नहीं होगा, रेगुलरली होगा, रेगुलरली। ठीक है, ये होगा। सी वाला पार्ट आपका आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट आगे आ जाएंगे। यहां पे क्वेश्चन नंबर 66 65 तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कीजिए जरा भैया। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे ऑल्दो ही इज माई बॉसम फ्रेंड। बॉसम का मतलब होता है बहुत पक्का मित्र होना आपका। फिर कह रहे आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी विदाउट एनी विविडली रीजन। तो क्वेश्चन में आप चेक करो बेसिक चीजें। ऑल्दो आपका कंजंक्शन है, यानी ये जो क्लाउज आपको दे रखी है ये कंजंक्शन वाली क्लाउज है, जिसमें ही आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, और माई बॉसम फ्रेंड इसके लिए क्या है? इंफॉर्मेशन है कि वह कौन है? मेरा पक्का दोस्त है। तो मेरे प्यारे साथी माई यहां पे अगर हम बात करें तो पजेसिव एडजेक्टिव या डेटरमिनर आप कह सकते हैं। बॉसम आपका एडजेक्टिव है और फ्रेंड आपका नाउन है। आई आपका क्या है? सब्जेक्ट है, जो कि एक प्रोनाउन है। आई मैंने कहा था ये हमेशा सिंगुलर होता है, बस इसके साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं। लेकिन पास्ट में दोनों ही आ सकती हैं, वॉज भी आ सकती है और आपकी वर भी आ सकती है। ये चीजें मैंने आपको बताई थी। फिलहाल आई के लिए यहां तो मॉडल वर्ब दे रखी है, तो कैन नॉट, ठीक है भैया, मॉडल वर्ब और नॉट निगेटिव एडवर्ब का कॉम्बिनेशन ऐड हो रखा है। हालांकि इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं होगा, ये भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये भी कर सकते हैं आप। अच्छा, फिलहाल अगर हम बात करें तो इसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए। आस्क लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। आस्क अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो पूछा किससे? पूछा, मुझसे पूछा। हिम की बात कर रहा है, यानी कि उससे पूछने की बात हो रही है। फॉर तो किस चीज के लिए? मनी के लिए, यानी पैसे के लिए। विदाउट का मतलब होता है के बिना, ये भी प्रेपो है, फॉर भी प्रेपो है, मनी उसका ऑब्जेक्ट है। विदाउट का ऑब्जेक्ट क्या होगा? रीजन। रीजन, तो ये रीजन क्या है? नाउन है। अब आप यहां पे देखो, एनी आपका क्या है? डेटरमिनर है, या आप इसे एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। फिलहाल डेटरमिनर मान के चलो, एडजेक्टिव मान के चलो, मैंने आपको बता रखा है। दोनों में बस एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। एडजेक्टिव आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है अबाउट नाउन प्रोनाउन के बारे में, और जो डेटरमिनर होता है वो किसी नाउन के बारे में रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है। तो एनी आप डेटरमिनर मान के चलो, ज्यादा बेटर है। बाकी आपका मन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। अच्छा, अब यहां पे अगर हम बात करें तो एनी आपका डेटरमिनर है। विविड, अब देखो ये क्या है? रीजन आपका नाउन। अब मुझे बताओ, नाउन के बारे में अगर मुझे इंफॉर्मेशन देनी है तो कौन सा वर्ड आता है? नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तो आप कहेंगे भैया एडजेक्टिव यूज करते हैं, एडजेक्टिव। तो यहां पर क्या एडजेक्टिव आपको दिया है? भाई नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो मुझे एडजेक्टिव चाहिए। क्या एडजेक्टिव यहां पे लगा के दिया है? नहीं, एडजेक्टिव नहीं, यहां पे एडवर्ब लगा के दिया है, क्योंकि एडजेक्टिव आपका होता है विविड, ये होता है एडजेक्टिव। लेकिन इसमें क्या कर दिया एग्जामिनर ने? एल वाई लगा दिया। तो एडजेक्टिव के अंदर जब आप एल वाई ऐड करोगे तो वो तो एडवर्ब बन जाएगी, यानी एग्जामिनर ने जो आपको यहां पे लगा के दिया है वो अपने आप में एडवर्ब है। पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें नाउन के बारे में विशेषता बतानी है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, तो एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव चाहिए मतलब आंसर क्या होगा? केवल विविड होगा, विविड रीजन। एनी विविड रीजन आपका आंसर बनेगा। किस पार्ट में गड़बड़ है भाई? डी वाले पार्ट में गड़बड़ है, और डी वाले पार्ट में गड़बड़ है मतलब फोर्थ ऑप्शन। ठीक है भाई, फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलें जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, जरा इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है प्रभा वॉज एग्जॉर्बिटेंटली पेड। एग्जॉर्बिटेंटली का मतलब होता है अच्छी खासी, मतलब पर्याप्त, जितनी होनी चाहिए ना उतनी मिल रही है उसको सैलरी। फॉर हाउ स्किलफुल सी रिसीव्ड द विजिटर्स एंड एंटरटेन्ड दैम।
तो कह रहा है प्रभा को बहुत अच्छा पे किया जाता है, जिस तरीके से मतलब वो स्किलफुल तरीके से विजिटर्स को रिसीव करती है और उन्हें एंटरटेन करती है। तो मेरे प्यारे साथी, अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देखोगे प्रभा आपका एक लड़की का नाम है, तो नेम जितने भी होते हैं सिंगुलर होते हैं, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, वॉज लगा रखा है। अच्छा, एग्जॉर्बिटेंटली एडवर्ब है। पेड आपकी क्या है मेरे प्यारे साथी? मेन वर्ब है। अब देखो एग्जॉर्बिटेंटली जो है ना वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, लेकिन फिर भी इसे मेन वर्ब से पहले लगाया। अब क्या इस पार्ट में एरर मानोगे? अभी बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले आपको चेक करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, जब भी प्लेस ऑफ एडवर्ब की बात होगी तो पहले आप पूरे सेंटेंस को चेक कर लेना। अगर आपको कोई भी गलती ना दिखे तब आप कह सकते हैं कि भैया एडवर्ब ऑफ मैनर मेन वर्ब के बाद आता है, वरना एग्जामिनर इसको मेन वर्ब के पहले भी लगा देगा, जैसे यहां पे लगाया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वाले पार्ट में कोई गलती भी नहीं मानेगा एग्जामिनर, उसने मानी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे गलती बना के दी है उसने बहुत बड़ी, इसको बी कैरियर में रखा है, यहां गलती बना के दी है उसने बड़ी। देखो कह रहे फॉर हाउ स्किलफुल सी रिसीव्ड, तो मेरे प्यारे साथी सी सब्जेक्ट है, रिसीव्ड मेरी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और रिसीव के बारे में ये स्किलफुल जो वर्ड है वो इंफॉर्मेशन बता रहा है। अब वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है तो एडवर्ब होना चाहिए, लेकिन स्किलफुल वर्ड तो अपने आप में एडजेक्टिव है, तो ये तो गलत हो गया। कैसे बनाएंगे एडवर्ब? बस इसमें एल वाई लगा देंगे, तो स्किलफुल नहीं होगा, स्किलफुली होगा भैया। ठीक है, स्किलफुली ये बनेगा। ठीक है ना? अब किस पार्ट में गड़बड़ है तो आप देखेंगे, ये जो गड़बड़ आपको दे रखी है वो बी वाले पार्ट में दे रखी है, यानी बी वाला पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो यहां पे इसीलिए कहा था कि एडवर्ब, प्लेस ऑफ एडवर्ब का एरर तभी कंसीडर करना है आपको जब मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन में और कोई गलती ना दी हो, तो चेक कर लेना अच्छे से एक बार क्वेश्चन को। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 68 पर, करो इसका आंसर। कह रहे दे वर एक्सेप्शनल गुड ऑरेटर्स, सो ऑल ऑफ अस लिसन टू देम वेरी अटेंटिवली। अब क्वेश्चन में आप चेक करो, दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये लिंकिंग वर्ब है, तो आप ये मान के चलो आगे जो भी चीज दे रखी है, ये इतनी चीज, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर आगे आपकी एक नई क्लास शुरू हो रही है जिसमें सो ऑल ऑफ अस, तो सो आपका क्या है? कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, हालांकि ये एडवर्ब भी होता है और कंजंक्शन भी होता है, ध्यान रखना। ऑल ऑफ अस, यहाँ पे ऑल आपका सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन की तरह भी काम कर लेता है, एडजेक्टिव की तरह भी काम कर लेता है। ठीक है ना? फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ ये प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, तो ये प्लूरल बन के चलेगा। अस में से यानी हम में से सबकी बात हो रही है, तो लिसन टू देम यानी उन्हें सुना, वेरी अटेंटिवली बहुत ध्यान से, तो सुनने की बात हो रही है, सुनने की बात, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर चाहिए, तो अटेंटिवली। अगर एग्जामिनर यहाँ अटेंटिव कर देता तब भी बात क्या हो जाती? गलत हो जाती, लेकिन अटेंटिवली दे रखा है, सही है। तो गड़बड़ कहाँ है भैया जी? गड़बड़ है ए वाले पार्ट में। ए वाले पार्ट में क्या है? गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है आओ देखें। देखो जो गड़बड़ आपको दे रखी है मैं उसके बारे में बताता हूं आपको कि क्या गड़बड़ दे रखी है, ध्यान से देखिएगा। देखिए गड़बड़ यहां पे आप देखोगे तो देखो ओरेटर्स वर्ड आपका क्या है, तो आप कहेंगे भैया नाउन है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं गुड वर्ड क्या है, तो आप कहेंगे ओरेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, और नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन मतलब एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है। अच्छा, एडजेक्टिव के बारे में भी अगर मुझे इंफॉर्मेशन देनी है तो फिर वो वर्ड क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे भैया एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए एडवर्ब चाहिए। लेकिन क्या यहां पे एडवर्ब लगा के दी है? जरा देखकर बताओ, क्या ये आपको एडवर्ब लगा के दी है? नहीं ना। तो इसका मतलब गलती यहीं पर है ए वाले पार्ट में, क्योंकि आपको यहां पे क्या है, आपको यहां पे एडवर्ब चाहिए थी, लेकिन एग्जामिनर ने क्या लगा के दिया? एडजेक्टिव। तो यही गलतियां बार बार करते रहता है एडवर्ब से रिलेटेड। तो यहां पे अगर हम बात करें एक्सेप्शनल होगा, लेकिन इसमें एल वाई और भी लगेगा तभी ये एडवर्ब बनेगी, तो ये आपका राइट वर्ड आएगा उसकी जगह पे। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 69 है, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स विच यू सेल आर इनफ कॉस्टली टू अलाउ द पॉकेट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन टू बाय देम। तो कह रहा है द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यानी महत्वपूर्ण वस्तुएं, इंपोर्टेड, सॉरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, ध्यान नहीं दिया मैंने, ये इंपोर्टेड है। इंपोर्टेड का मतलब होता है कहीं से कोई चीज मंगाई हुई है, ठीक है।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जानते होंगे आप इन चीजों के बारे में। तो यहां पे कह रहा है द इंपोर्टेड आर्टिकल्स, यानी मंगाई हुई वस्तुएं जो आयात की गई हैं कहीं से, विच यू आर सेल इनफ कॉस्टली, मतलब जो आपने एक तरीके से बेची हैं वो पर्याप्त, उनका जो मूल्य है वो एकदम पर्याप्त है, मतलब जितनी महंगी होनी चाहिए, जितना उनका मूल्य होना चाहिए वो उतनी ही है, पर्याप्त, ताकि एक, मतलब अगर हम बात करें एक सामान्य व्यक्ति भी उसको आसानी से खरीद सकता है। तो आप मुझे बताओ यहां पे क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है। तो आप यहां पे नोटिस करोगे ये जो द इंपोर्टेड आपका आर्टिकल्स है, ये एक तरीके से विच रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये जो आपका चीज यहां पे दे रखी है ये एंटीसीडेंट का काम करेगा इस आगे वाली क्लाउज के लिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, क्योंकि यू आपका सब्जेक्ट इस क्लाउज के पास ऑलरेडी मौजूद है। तो ये ऑब्जेक्ट के सेंस में बात करेगा, विच यू आर सेल, तो क्या बेचा उसने, क्या बेचा तुमने, तुमने क्या बेचा, तुमने बेचे इंपोर्टेड आर्टिकल्स। तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में एंटीसीडेंट यहां पे काम करेगा अगली वाली क्लाउज के लिए। लेकिन अब आप नोटिस करो यू आपका प्लूरल होता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, सेल लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिर कह रहा है आर इनफ, अब आर इनफ व्हाट, इंपोर्टेड आर्टिकल्स। तो मेरे प्यारे साथी ये भी यहां पे ठीक है, प्लूरल वर्ब आएगी, आर इनफ, इनफ व्हाट, कॉस्टली। तो अब अगर आप नोटिस करोगे तो आप जरा मुझे बताओ ये कॉस्ट वर्ड क्या होता है। तो आप कहेंगे भैया जी कॉस्ट वर्ड जो होता है ना ये नाउन होता है और इसका मतलब होता है मूल्य। क्या मतलब होता है इसका, मूल्य इसका मतलब होता है। तो अब आप मुझे बताओ अगर मैंने इसके अंदर एल वाई लगाया तो ये वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, जल्दी से मुझे बताओ। तो आप कहेंगे भैया आपने फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब में बताया था कि जब नाउन के अंदर हम एल वाई लगाते हैं, जब नाउन के अंदर हम एल वाई लगाते हैं तो वो वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव बनता है, आपने ये बात बताई थी। तो आप मुझे बताओ ये वर्ड यहां पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या है फिर। तो आप कहेंगे भैया ये तो एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो आप मुझे बताओ इनफ को कैसे प्लेस करते हैं। तो आप कहेंगे आपने एक तरीका बताया था, एक ट्रिक बताई थी जिसे आपने AEN नाम दिया था। क्या नाम दिया था मैंने, AEN, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था कि भैया आप बस इतना देखना कि अगर आपको एडजेक्टिव दे रखा होगा तो इनफ जो आएगा वो उसके बाद में आएगा, और अगर नाउन दे रखा होगा तो इनफ जो आएगा वो उसके पहले आएगा। क्या ये तरीका मैंने आपको नहीं बताया था। तो आप कहेंगे बताया था भैया जी, इसी से आपने याद रखने का तरीका बताया था, और आपने ये भी बताया था कि जो ये इनफ होता है ये एडजेक्टिव का भी काम करता है और ये एडवर्ब का भी काम करता है, दोनों का काम करता है भैया ये। तो जब दोनों का काम करता है तो इसी वजह से ये इस तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पे इनफ को एज एन एडजेक्टिव यूज करके रखा हुआ है, पर वो तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का काम करना चाहिए ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये इनफ लगा रखा है भैया ये यहाँ नहीं आएगा, इसको आपको कॉस्टली के बाद लगाना पड़ेगा। तो अगर आप इसका सही इंप्रूवमेंट चाहते हैं, हालांकि गलती किस पार्ट में, सी वाले में, तो सी वाला पार्ट हमारा ये रहा, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो गलती अगर आप इसको इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए अगर ऐसे करके इंप्रूवमेंट बनाता एग्जामिनर तो इसको ठीक करने का तरीका ये था, आप कॉस्टली लिखते और इनफ लिखते इसके बाद, तब आपका ठीक बनता ये। ठीक है भाई, ये चीज होती। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन नंबर 70 है भाई, करेंगे इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़िए, कह द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड देयर प्रिंसिपल टू बी इनफ काइंड टू ग्रांट देम 5,000 रुपीज फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द टेनिस कोर्ट। अब यहां पर भी क्वेश्चन बढ़िया है। अब इस क्वेश्चन को करने का भी वही तरीका है, बिल्कुल एकदम वही कॉन्सेप्ट जो पीछे वाले क्वेश्चन में था। क्वेश्चन आप चेक करो, द स्टूडेंट्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो भैया इसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन रिक्वेस्टेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रखी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो प्लूरल सब्जेक्ट हो सबके साथ आएगी। अच्छा रिक्वेस्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो किससे रिक्वेस्ट की भैया, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की उन्होंने अपने। अब देयर प्रिंसिपल इसलिए लगाया क्योंकि स्टूडेंट्स ने अपने प्रिंसिपल से, तो एक स्टूडेंट नहीं है ज्यादा है, इसीलिए देयर प्रिंसिपल बोला, तो ठीक है भैया। अच्छा आगे देखो, टू बी इनफ, तो टू यहां पे इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जानते हो, बता रखा है बहुत अच्छे से। अच्छा अब यहां पे देखो इनफ काइंड, तो फिर से वही वाली सिचुएशन नहीं बन गई। इनफ यहां पे या तो एडजेक्टिव का काम कर सकता है या एडवर्ब का काम कर सकता है, दोनों चीजों का काम कर सकता है ये। तो आप मुझे बताओ कि यहां पे ये किस चीज का काम करेगा। तो आप देखो काइंड, आपको आगे वर्ड दे रखा है एडजेक्टिव, क्या वर्ड दे रखा है आपको, एडजेक्टिव वर्ड दे रखा है। फिर आगे आपको कुछ भी नाउन वगैरह नहीं दिया,
नाउन वगैरह नहीं दिया। कई बार ऐसा होता है कि एडजेक्टिव भी दे रखा होता है, नाउन भी दे रखा होता है, तो उस केस में मामला फंस जाता है। बट यहां पे नाउन दिया ही नहीं है, केवल केवल एडजेक्टिव है। और मैंने क्या कहा था, जब एडजेक्टिव दे रखा होगा तो AEN वाला नियम क्या कहता है, वो कहता है कि भैया अगर एडजेक्टिव दे रखा होगा तो आपका जो इनफ आएगा ना वो उसके बाद आएगा, और जब नाउन दे रखा होगा तो इनफ कहां आएगा, उसके पहले आएगा। तो आप ये बताओ, काइंड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। काइंड क्या है, एडजेक्टिव है। काइंडली क्या है, एडवर्ब है। तो ये सारी चीजें हैं। फिलहाल यहाँ पे काइंड एडजेक्टिव दे रखा है तो मुझे इनफ को ना इसके बाद लगाना पड़ेगा, यानी बी वाले पार्ट में गड़बड़ है। बी वाले पार्ट में क्या है भैया, गड़बड़ है। ठीक है, अब कैसे करके लगाएंगे, तो ये टर्म को, इनफ को, ये तो गलत हो गई भैया यहाँ पे, तो इसको हटा के इसकी जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, काइंड इनफ कर सकते हैं, तब आपका आंसर ठीक होगा। काइंड इनफ, ठीक है भैया, ये करेंगे तब जाके ठीक होगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 71 है और ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं तो बहुत जबरदस्त है, और आपने एडवर्ब चैप्टर जितना भी मैंने पढ़ाया है या जो भी आपसे जहां से भी आपने पढ़ा है वहां से आपने अच्छी तरीके से चीजें सीखी हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे हार्डली ही लाइक्स टू हियर माई नेम आफ्टर द रिफ्ट विच अकर्ड बिटवीन हिम एंड मी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई उसने मुश्किल से ही मेरा नाम सुना होगा जब से हम दोनों के बीच में दरार आई है, यानी उसके और मेरे बीच में जब से दरार आई है तब से। तो आप क्वेश्चन को पहले चेक करो। देखो हार्डली आप जानते हो एक नेगेटिव एडवर्ब है, ही आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, लगा रखी है। टू आपका क्या है, इन्फिनेटिव है, तो भैया इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये भी ठीक है। अच्छा, माई नेम इस इन्फिनेटिव के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये भी चीज ठीक है। आगे देखो, आफ्टर क्या है, आपका कंजंक्शन है, ठीक है। आफ्टर आफ्टर प्रेपो की तरह काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे नहीं, ये कंजंक्शन नहीं है, ये प्रेपो की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। आफ्टर द रिफ्ट, तो रिफ्ट का मतलब होता है दरार, ठीक है। अब ये जो है वो विच रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना आपका द रिफ्ट, ये आगे वाली क्लाउज के लिए क्या काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। तो रिफ्ट, रिफ्ट के लिए वर्ब क्या लगा रखी है यहाँ पे, अकर्ड। तो रिफ्ट तो वैसे सिंगुलर होता है आपका दरार, लेकिन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रखी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, बिटवीन आपकी प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेती है, तो यहां पर हिम लगा रखा है, तो एंड कंजंक्शन के बाद यहां पर भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, मी लगा रखा है। कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर या तो यहां ही कर देगा या यहां आई कर देगा, दोनों में से एक गड़बड़ बना के दे देता है। फिलहाल ऐसा यहां नहीं किया तो कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में गलत तो कहीं ना कहीं है। हालांकि नो एरर भी दे रखा है, आप चाहें तो ई ऑप्शन टिक कर सकते हैं अगर आपको कोई गलती नहीं मिल रही, पर मुझे गलती मिल गई थी बहुत पहले ही। मैं आपको सिर्फ वो चीजें पहले दिखाना चाह रहा था कि इसके अंदर क्या क्या चीजें कैसे दे रखी हैं। सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं अभी तक, अभी मैंने क्वेश्चन का कुछ भी सॉल्यूशन नहीं बताया। अब बताता हूं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो यहां पर जो ये हार्डली दे रखा है, आपको ध्यान से समझना, ये हार्डली जो आपको दे रखा है ये एक निगेटिव एडवर्ब है। क्या है मेरे प्यारे साथी, निगेटिव एडवर्ब। आप जानते हैं ये चीज बहुत अच्छी तरीके से, ये एक निगेटिव एडवर्ब है। अब आपको एक बात और भी बहुत अच्छे से पता होगी, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक बात बता रखी है, ध्यान से मेरी बात समझना। ये हार्डली जो है वो एक निगेटिव एडवर्ब है, ठीक है, ये एक निगेटिव एडवर्ब है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा बड़ा हो जा, ठीक है, हाँ अभी ठीक है। तो ये क्या है, निगेटिव एडवर्ब है। अब निगेटिव एडवर्ब की क्या होती है, सेंटेंस में एक पोजीशन होती है अपनी। निगेटिव एडवर्ब या तो क्या करेगी, बिल्कुल क्लाउज के क्या करेगी, जैसे मान लो क्लाउज दे रखी है, आपको क्लाउज दे रखी है, तो मैं दो केस यहां पे आपको बना के बता रहा हूं, इनकी मदद से आप समझ जाएंगे अच्छे से। ध्यान से मेरी बात समझना। जो निगेटिव एडवर्ब होती है इसकी सेंटेंस में दो जगह हो सकती है। दो जगह कौन कौन सी, या तो ये अपनी बिल्कुल मेन वर्ब के पास में लगा के दे दे आपको, कहां लगा के दे दे, बिल्कुल निगेटिव एडवर्ब को मेन वर्ब के पास में, या तो आपको ये निगेटिव एडवर्ब मेन वर्ब के पास में लगा के दे दे, या ये क्या करे, मेन वर्ब आपकी जहां हो सो हो, ये निगेटिव एडवर्ब को बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में रख दे, बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में, यानी क्लाउज के बिल्कुल शुरू में रख दे। तो इसकी दो पोजीशन होती है, यानी निगेटिव एडवर्ब को रखने की दो जगह होती हैं, या तो वो बिल्कुल मेन वर्ब के पास में रखे उसे किसी भी तरीके से, या मेरे प्यारे साथी वो क्या करे, उसको निगेटिव एडवर्ब को बिल्कुल क्लाउज के शुरू में लेके आ जाए। तो ऐसे केस में होगा क्या,
जब नेगेटिव एडवर्ब जो होगी वो मेन वर्ब के पास में होगी ना, तो आप इस स्टेटमेंट को नॉर्मल तरीके से लेके चलेंगे। कैसे तरीके से लेके चलेंगे इस स्टेटमेंट को? नॉर्मल तरीके से, यानी नॉर्मली आप इसको फॉलो करेंगे। एक तरीके से अगर हम बात करें तो जनरल केस जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? जनरल केस कहते हैं। तो ये नॉर्मल चलेगा आपका, यानी नॉर्मली स्ट्रक्चर इसके अंदर फॉलो होंगे। अगर आपको इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट रखनी है तो इंट्रोगेटिव में लेके चलोगे, और अगर आपको अफर्मेटिव लेके चलनी है तो अफर्मेटिव में लेके चलोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। असर्टिव या इंट्रोगेटिव जैसे आप रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। लेकिन जब मेरे प्यारे साथी आप नेगेटिव एडवर्ब को सेंटेंस के शुरू में रख देंगे तो फिर उस वाली क्लाउज के अंदर आपको इन्वर्जन अप्लाई करना पड़ेगा। अब फंस गए भाई कि ये इन्वर्जन क्या होता है। बैच के अंदर बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था। इन्वर्जन का मतलब होता है कि जो चीज वहां पे जरूरत होगी जस्ट उसका अपोजिट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आपको इंट्रोगेटिव चाहिए तो आप वहां इंट्रोगेटिव नहीं लगाएंगे, आप वहां लगाएंगे असर्टिव। और जहां आपको असर्टिव चाहिए होगा वहां आप असर्टिव नहीं लगाएंगे, वहां आप लगाएंगे इंट्रोगेटिव। समझ में आ गई बात? मतलब इन्वर्जन का मतलब और कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन स्टेटमेंट को नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह ट्रीट करना है और नॉर्मल स्टेटमेंट को क्वेश्चन स्टेटमेंट की तरह ट्रीट करना है। ये होता है आपका इन्वर्जन। इन्वर्जन का यूज क्यों करते हैं, ये सब बातें मैंने आपको बैच में बहुत अच्छे से बताई थी। तो बस केवल आपको ये 2 पॉइंट पता होने चाहिए कि भाई नेगेटिव एडवर्ब अगर मेन वर्ब के पास में आई तो जनरल स्टेटमेंट बनेगी, नॉर्मली जैसे चीजें चलती है। लेकिन अगर इसको शुरू में लगा दिया क्लाउज के तो भाई इन्वर्जन फॉलो होगा। तो अब जरा मुझे देखकर बताओ, यहां पर ये हार्डली नेगेटिव एडवर्ब जो है क्या ये बिल्कुल स्टेटमेंट के शुरू में नहीं है? और अगर ये बिल्कुल स्टेटमेंट के शुरू में है तो यहां तो इन्वर्जन अप्लाई होना चाहिए। अब देखो, वैसे आपकी स्टेटमेंट क्या है? असर्टिव में है, क्योंकि फुल स्टॉप लगा हुआ है, और फुल स्टॉप मतलब असर्टिव स्टेटमेंट। लेकिन असर्टिव होते हुए भी हम यहां पे इंट्रोगेटिव फॉलो करेंगे। अब स्ट्रक्चर हमें इंट्रोगेटिव में लेके चलना पड़ेगा, जबकि हमारा क्वेश्चन किस में है? असर्टिव में है। तो इन्वर्जन का मतलब यही होता है। अब हार्डली नेगेटिव एडवर्ब शुरू में लगा रखी है यहां पे, तो हम इसको क्या करेंगे भैया? अब हम इसको अप्लाई करेंगे इन्वर्जन इसमें। तो अप्लाई जब इन्वर्जन आप करोगे तो गड़बड़ किस पार्ट में आपको मिल जाएगी देखने को? ए वाले पार्ट में, क्योंकि ये लाइक्स नहीं रहेगा फिर। तो ए वाले पार्ट में गड़बड़ हो जाएगी, यानी ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब इसको ठीक कैसे करेंगे? देखो, ए वाले पार्ट को जब आप ठीक करोगे, इतना इतना पार्ट, इतने ही पार्ट में आपका काम हो जाएगा, इतने में ये ठीक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? हार्डली लिखे रहने देना है ऐसे ही, मतलब निगेटिव एडवर्ब को ऐसे ही शुरू में लिखा रहने देना है। और क्या करना है आपको? डज ही लाइक, ये करना है आपको। बस इतना काफ़ी है, हो गया ठीक। पूरा बस इतना कर दोगे ठीक हो जाएगा। इतना कर दोगे क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो हार्डली डज ही लाइक बोलना था, लेकिन उसने ही लाइक्स कर दिया, इन्वर्जन अप्लाई नहीं किया। तो बस ये इन्वर्जन पे बेस्ड भी क्वेश्चन आपको मुझे कराना था, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि जहां भी निगेटिव एडवर्ब का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा तो वहां आपको इन्वर्जन अप्लाई करना होगा, अगर वो शुरू में दे रखी है तो। क्लाउज के शुरू में, ये नहीं कि आप देखो सेंटेंस के सीधे शुरू में, मैंने कहा क्लाउज के शुरू में। हो सकता है ये हार्डली वाली क्लाउज कल को उस साइड लेके चला जाए, तो आप ये देखना क्लाउज के शुरू में अगर वो दे रखी है तो भाई ये चीज होगी अप्लाई। उसी क्लाउज में होता है, ऐसा नहीं कि पूरे में कर दो, कहीं पता चले इस विच वाले उसमें करके नहीं चला जाओ। नहीं, जिसमें आपकी वो नेगेटिव एडवर्ब होगी ना, वही वाली क्लाउज को आपको क्या करना होता है? इन्वर्जन में रखना होता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 72। बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल बट टू मच स्मॉल टू एकोमोडेट ऑल ऑफ यू। अब क्वेश्चन में आपको सिर्फ चेक करना है बेसिक चीजें। दिस रूम आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। वेरी ब्यूटीफुल ये एक तरीके से रूम के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है भैया, आगे देखोगे वट अपने आप में क्या है? कंजंक्शन है। लेकिन आप देखो कंजंक्शन की यहां पे जरूरत है नहीं, क्योंकि यहां पे देखो क्या कह रहा है? बट टू मच स्मॉल। तो यहाँ पे ये प्रेपो है, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि भाई वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट लेकिन क्या है? टू मच स्मॉल, बहुत छोटा भी है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लाउज नहीं बना रही, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब वाली तो बात ही नहीं है। और जहाँ सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा तो वहाँ क्लाउज कैसे बनेगी? मतलब ये बट जो है ये कंजंक्शन नहीं है, यहाँ ये प्रेपो का काम कर रहा है। मीनिंग सेम ही है, बस प्रेपो का काम कर रहा है ये। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन में आप ये देखकर पता करेंगे कि वो वहां फंक्शन किस तरीके से कर रहा है।
अब फंक्शन देखने के लिए आपको चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। तो हमने देखा कि यहाँ सब्जेक्ट वर्ब तो है ही नहीं, और सब्जेक्ट वर्ब नहीं है तो फिर ये कंजंक्शन क्यों आएगा भैया? फिर तो ये प्रेपो होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो आगे देखोगे टू मच स्मॉल, तो टर्म में तो भैया यही गलती है, यही गलती है। क्या गड़बड़ है? देखो, आपको बताया था दो टर्म, एक तो बताई थी टू मच और एक बताई थी मच टू। और फिर क्या कहा था हमने? हमने कहा था कि भैया देख लेना, अगर आपको भले ही किसी भी कीमत पे टू मच टर्म आप तभी लगाएंगे जब आपको कहीं ना कहीं नाउन दे रखा होगा। अगर नाउन दे रखा होगा तो आप टू मच टर्म का यूज़ करेंगे, और अगर एडजेक्टिव दे रखा होगा तब आप, एडजेक्टिव देने का मतलब ये है कि इसमें नाउन कहीं से कहीं शामिल नहीं होगा, केवल एडजेक्टिव होना चाहिए। तो उस केस में आपको मच टू टर्म का यूज़ करना पड़ेगा। ये चीज़ हमने आपको बताई थी। तो भैया जी जरा देख कर बताइए स्मॉल वर्ड आपका क्या है? तो आप कहेंगे भैया ये तो एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव है तो मुझे बताओ क्या इसके बाद कोई नाउन आपको दे रखा है? तो नहीं, क्योंकि टू प्रेपो है, प्रेपो वो सॉरी टू इन्फिनेटिव दे रखा है, फिर उसके बाद एक्कोमोडेट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर तो मुझे स्मॉल के बाद कोई नाउन दे ही नहीं रखा, यानी ये केवल एडजेक्टिव है। केवल एडजेक्टिव है तो टू मच टर्म थोड़ी ना आएगी भाई, ये टर्म गलत लगा रखी है, उल्टी लगा रखी है। तो इसकी जगह पे क्या आएगा? मच टू आएगा। चलिए भाई, तो बी पार्ट में इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आगे चलते हैं हम लोग भाई, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, करिए इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है योर मशीन वुड नॉट हैव गिवन यू सो मच ट्रबल इफ यू हैड मेंटेन्ड इट प्रॉपरली। सॉरी, मैंने आंसर खुद ही बोल दिया शायद। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको एक एक वर्ड को चेक कराता हूँ। देखो, योर मशीन आपका क्या है? सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। फिलहाल मॉडल वर्ब लगा रखी है, मॉडल वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। इसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए, हैव लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। निगेटिव एडवर्ब इसके साथ लगा रखी है, नॉट, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस को निगेटिव बनाने की कोशिश है। आगे आप देखोगे तो भैया हैज, हैव, हैड के बाद तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, गिवन लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। क्या चीज भैया? गिवन, किसे गिवन? यू, तुम्हें। सो मच, सो मच का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ट्रबल मतलब परेशानी। तो आपको याद होगा, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि भैया ये जो सो एडवर्ब होती है, इसकी खास बात ये होती है कि ये पॉजिटिव रूप में भी मीनिंग करती है भाई, और ये निगेटिव में भी मीनिंग करती है, यानी दोनों के लिए आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पॉजिटिव मीनिंग कराओ, इससे निगेटिव कराओ, दोनों के लिए आएगी। लेकिन आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि भाई सो के बाद में अगर मुझे कोई एडजेक्टिव लगाना हुआ, क्योंकि एडवर्ब है तो ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर देगी आराम से, तो अगर इसके बाद मुझे कोई एडजेक्टिव लगाना हुआ तो वो मैं हमेशा किस डिग्री में लगाऊंगा? पॉजिटिव डिग्री में लगाऊंगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। कभी भी कोई भी एडजेक्टिव लगाना होता है सो एडवर्ब के बाद में तो वो पॉजिटिव डिग्री में आता है। हाँ, इसको अगर हमें थोड़ा सा एम्फेसाइज करना है या मॉडिफाई करना है तो इससे पहले हम मच एडवर्ब लगा सकते हैं, चाहे फिर वो कंपैरेटिव डिग्री हो, मतलब इसको मॉडिफाई करने के लिए हम मच लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पे अपने आप में एडवर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा? एडवर्ब का। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो गड़बड़ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ तक सारा का सारा ठीक है, यहाँ तक भी सारा का सारा ठीक है, बस गड़बड़ यहाँ आके हो गई, यानी कि आपके सी वाले पार्ट में आके गड़बड़ हो गई। भाई क्या गड़बड़ हो गई वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप जानते हो यू के साथ हैड लगा रखा है, तो हैड तो भैया सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह चलता है। तो हैड एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ आप सिंगुलर सब्जेक्ट लगाओ, प्लूरल लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, हैड है के बाद में आप जानते हो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए, दे रखी है, लेकिन मेंटेन्ड इट, किसे मेंटेन करने की बात हो रही है? इट को। कैसे बात हो रही है भैया? एडवर्ब ऑफ मैनर चाहिए, क्योंकि मेंटेन वर्ब के बारे में आपको यहां इंफॉर्मेशन बतानी है, और वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है तो आपको क्या चाहिए होगा? एडवर्ब चाहिए होगा या नहीं? तब पर यहां तो क्या लगा के दे रखा है? एडजेक्टिव। तो यही तो गलती है, हमें एडवर्ब चाहिए, तो प्रॉपर नहीं होगा, प्रॉपरली होगा, प्रॉपरली। तो इसको हटा दो, इसकी जगह पे क्या लगाओ भाई? प्रॉपरली लगाओ, प्रॉपरली। ठीक है, कहां किस पार्ट में गड़बड़ है? सी वाले में।
तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इसको समझा होगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर वो ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पे रिवाइज कराना चाह रहा था, कल अभी हालांकि मैंने बताया था, लेकिन मैंने सोचा आज एक बार फिर से बता देते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 74 है। बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फंसने के चांसेस रहेंगे। क्वेश्चन छोटा है दिखने में जरूर, लेकिन क्वेश्चन में दम है। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है सोहन विल बी टू ग्लैड टू सी यू हेयर। अब देखना ध्यान से, कई बच्चे ये समझेंगे कि भैया जी देखो, अगर यहाँ पे हम बात करें तो टू ग्लैड टू सी, तो यहाँ पे बच्चे ये समझेंगे कि भैया आपने बताया था टू निगेटिव एडवर्ब यानी टू एडवर्ब कभी भी आएगी तो इसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव आता है, तो इन्फिनेटिव यहाँ पे दे रखा है, मतलब ये टू एडवर्ब यहाँ पे ठीक है, नो एरर है, डी पार्ट लगा दो, आगे बढ़ जाओ। और बहुत सारे बच्चों ने पेपर में ये गलती की होगी जब पेपर में ये क्वेश्चन आया होगा। लेकिन क्या बताओ, मैंने आपको ऐसी कोई जानकारी दी है इस प्रकार की? मैंने आपसे ये बात जरूर कही थी, मैं ये बात मान रहा हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि भैया ये जो टू एडवर्ब होती है ये अपने साथ में इन्फिनेटिव फॉलो कराती है, मतलब इसके साथ आप कभी भी लगाएंगे ना तो टू इन्फिनेटिव होगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और कोई भी प्रेपोजिशन आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, इवन टू को भी एज अ प्रेपोजिशन यूज नहीं कर सकते आप। ये बात मैंने आपसे कही थी। लेकिन क्या मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन और ऐड नहीं करी थी इसमें? मैंने ये आपको नहीं बताया था सबसे पहले कि भैया ये जो टू होती है ना ये निगेटिव एडवर्ब होती है, जरूरत से ज्यादा के सेंस में ये यूज की जाती है, वो भी निगेटिव सेंस में, जितना नहीं होना चाहिए उतना है ये, तो ये निगेटिव सेंस में होती है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। जरा अब मुझे देखकर बताओ, क्या आपकी ये स्टेटमेंट निगेटिव सेंस बना रही है क्या? बना रही है क्या निगेटिव सेंस? जरा देखकर बताओ। सोहन विल बी टू ग्लैड, सोहन बहुत ज्यादा खुश हुआ, टू सी यू हियर, तुम्हें यहां देखकर। सोहन बहुत ज्यादा खुश होगा तुम्हें यहां देखकर। भाई ज्यादा खुश होगा उतना नहीं होना चाहिए उसे, हो सकता है कि वो बहुत दिनों बाद अपनी मां को देख रहा हो, तो फिर तो वो बहुत ज्यादा खुश होगा। तो ये पॉजिटिव टाइप की स्टेटमेंट है प्यारे साथी, ये पॉजिटिव टाइप की स्टेटमेंट है। और पॉजिटिव टाइप की स्टेटमेंट है तो मैं निगेटिव एडवर्ब कैसे लगा दूंगा यहां पे भैया? क्या पॉसिबल है? कैसे लगाऊंगा बताओ निगेटिव एडवर्ब? क्या काम चलेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं भैया जी, अगर निगेटिव एडवर्ब लगा देंगे तो बात गलत हो जाएगी। तो यहीं पर गड़बड़ है, यानी बी पार्ट में गड़बड़ है, बी पार्ट में। ठीक है, बी वाले पार्ट में गड़बड़ है। जो बच्चे नो एरर लगाए होंगे ना इस क्वेश्चन को, वो फंस गए होंगे। अब यहां पे ठीक करते हैं इसको। देखो, अब ठीक करने के आपके दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप टू एडवर्ब को हटाओ यहां से, इसकी जगह पे सो लगा दो। लेकिन सो लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा, सोहन विल बी सो ग्लैड टू सी यू हियर, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको एक मैं जानकारी देना चाह रहा हूं जो कि आप अगर थोड़ा सा याद रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। देखो होता क्या है, आपकी टू एडवर्ब होती है और इसी के जस्ट अपोजिट में एक एडवर्ब होती है इनफ, जिसके बारे में अभी हम क्वेश्चन भी बहुत सारे करते हुए आ रहे हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। देखो होता ये है, जो टू होती है इसका भी मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत। और इनफ का मतलब भी होता है पर्याप्त या फिर बहुत, ये भी ज़्यादा के ही सेंस में आता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ही एक तरीके से देखोगे तो इक्वली मीनिंग करते हैं, बट लेकिन दोनों में ना एक छोटा सा डिफरेंस है। वो छोटा सा डिफरेंस ये है, ये टू जो होता है ये आपका निगेटिव एडवर्ब का काम करता है, और जो ये इनफ होता है ये आपका पॉजिटिव एडवर्ब का काम करता है। तो आपको अगर कभी भी निगेटिव में चाहिए तो आप टू लगाना एडवर्ब के रूप में, और अगर आपको पॉजिटिव में चाहिए तो आप इनफ लगाना। तो अब यहां पर हो सकता है कि कई सारे बच्चों के दिमाग में सो ना सोच के इनफ आया हो और वो चाह रहे हो कि भैया हम ग्लैड की जगह पे हम क्या लगा देंगे, इनफ लगा देंगे। तो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ग्लैड इनफ टू सी यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ग्लैड का मतलब होता है खुश होना, विल बी ग्लैड। ठीक है, तो विल बी व्हाट, विल बी ग्लैड। ठीक है, तो आप यहां पे अगर हम बात करें, चूंकि ग्लैड एडजेक्टिव के रूप में है यहां पे, तो यहां पे आप इसको इनफ को लगाओगे तो इसके बाद लगाना पड़ेगा, तो आप बोल सकते हो ग्लैड इनफ टू सी यू हियर, ऐसे भी बोल सकते हो। फिलहाल सो एडवर्ब लगाओगे तब भी आपका काम ठीक हो जाएगा, बी पार्ट में गड़बड़ है। आशा करता हूं कि आप दोनों ही बातें मेरी समझ गए होंगे। तो टू और इनफ एडवर्ब का डिफरेंस आप याद रखना, ठीक है। बाकी सो के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए आ जाती है भाई, ठीक है। चलिए अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, जरा जल्दी से इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे ही हैज नॉट सेल्डम विजिटेड हिज पेरेंट्स सिंस ही लेफ्ट दिस प्लेस। क्वेश्चन बढ़िया है, चेक करेंगे बेसिक चीजें। सबसे पहले देखो, ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, हैज लगा रखी है।
हैज़ के साथ में आप देखो यहाँ नॉट निगेटिव एडवर्ब, सेल्डम भी निगेटिव एडवर्ब है एक, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर आती है ये भी ध्यान रखना। फिर अगर हम बात करें विजिटेड, आपको हैज़ हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, लगा रखिए। किससे विजिट की भैया? हिज पेरेंट्स यानी अपने माता पिता से। सिंस आपका एक कंजंक्शन है, और ही सिंस प्रेपो कंजंक्शन दोनों होता है। लेकिन आप देखो ना, मैंने क्या कहा, जब भी आपको वर्ड को ये वेरीफाई करना हो कि वो वहां किस चीज का काम कर रहा है तो उसके आसपास की चीजें देखा करो। अब आप देखो, आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि सिंस जो होता है वो कंजंक्शन भी होता है और ये प्रेपोजिशन भी होता है, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये प्रेपो है या कंजंक्शन है यहाँ पे। तो मैंने क्या कहा, आप देखो ना, आप इसके पास की चीजें देखो, आपको देखते ही पता चलेगा कि यहाँ पे ही आपका सब्जेक्ट दे रखा है और लेफ्ट आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है। तो भैया जब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलता है तो एक क्लाउज तैयार होती है, और दो क्लाउजेस को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या लगाना होता है? कंजंक्शन लगाना होता है। तो जरा मुझे देखकर बताओ, क्या ये प्रेपोजिशन है यहाँ? नहीं, यहाँ ये कंजंक्शन है। तो ऐसे करके हम पता करते हैं चीज़ों को, ठीक है भाई। तो फिलहाल अब जब ये कंजंक्शन है यहाँ पे, तो आप गड़बड़ देखकर मुझे बताओ, क्या आप नहीं जानते मैंने आपसे कहा था कि भैया सेंटेंस में डबल नेगेटिव अप्लाई नहीं होता, वो चीज़ सुपरफ्लुअस हो जाती है। तो आप देखो ना, आपने यहाँ पे नॉट भी लगा रखा है, आपने यहाँ पे सेल्डम भी लगा रखा है। तो ये दोनों ही, मतलब एक तो ये बोल रहा है कि भाई वो कभी कभी विजिट करता है, यानी हमेशा विजिट नहीं करता, कभी कभी विजिट करता है, तो वो सेल्डम लगा दिया उसने, बात खत्म। तो आप दोबारा से नेगेटिव एडवर्ब, यानी एक ये नेगेटिव एडवर्ब, एक ये नेगेटिव एडवर्ब, तो दो नेगेटिव एडवर्ब हो गई, तो आप इसमें से नॉट हटा दीजिए, काम ठीक हो जाएगा। यानी ए वाले पार्ट में आपका आंसर है। गलती किस वाले पार्ट में? ए वाले पार्ट में। सेल्डम हटाने की कोशिश मत करना, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर मीनिंग बदल जाएगा, और जब मीनिंग बदल जाएगा तो फिर बात तो गलत हो जाएगी भाई। हमें ऐसी चीज हटानी है जिससे हमारा मीनिंग पे कोई असर ना पड़े, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? ही हैज नॉट सेल्डम विजिटेड हिज पेरेंट्स, यानी कि मतलब वो कभी कभी अपने पेरेंट्स से विजिटेड नहीं करता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या होगा? ए वाले पार्ट में, ए वाले पार्ट में आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन हैं, बाकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट की क्लास हम कल करेंगे, और फिर हमारा एडवर्ब चैप्टर भी जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच के अंदर खत्म हो जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।